तो हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सब तत्वों यानी एलिमेंट से बना है। लेकिन इन सभी एलिमेंट्स को मोटे तौर पर दो बड़े परिवारों में बांटा जा सकता है, धातु और अधातु। तो चलिए आज धातु और अधातु के इस मौलिक विभाजन की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर इन्हें क्या चीज़ इतना अलग बनाती है। चले एक सवाल से शुरू करते हैं। एक हीरा और एक सोने की अंगूठी, दोनों ही मूल तत्वों से बने हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है ना? एक बेहद कठोर और पारदर्शी, तो दूसरा चमकदार और जिसे आसानी से कोई भी आकार दिया जा सकता है। ऐसा आखिर क्यों है? इसका जवाब छिपा है उनकी बनावट में, उनकी मौलिक प्रकृति में। तो ये हैं हमारे दो बिल्कुल अलग अलग परिवार। एक तरफ है धातुएं जो अपनी चमक, अपनी मजबूती के लिए जानी जाती हैं। जरा सोने के गहनों की उस चमक के बारे में सोचिए। और दूसरी तरफ हैं अधातुएं जो अक्सर एकदम उल्टी होती हैं, चमकहीन और भंगुर, जैसे कोयला। ये बिल्कुल दो अलग दुनियाएं हैं। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनके भौतिक गुणों को, मतलब वो गुण जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। आपने ध्यान दिया है ना, जब कोई धातु नहीं होती है तो वो कैसी चमकती है? बस इसी गुण को कहते हैं धात्विक चमक या मेटालिक लस्टर। ये उनकी एक खास पहचान है, खासकर जब वो अपनी शुद्ध अवस्था में हो, जैसे ताजे कटे हुए लोहे की चमकदार सतह। धातुओं का एक और बड़ा ही दिलचस्प गुण है आघात वर्धनीयता। इसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें बिना तोड़े आकार दिया जा सकता है। सोना और चांदी तो इसमें माहिर हैं। उन्हें पीट पीट कर इतना पतला किया जा सकता है कि वो कागज से भी पतली चादरें बन जाएं। और आघात वर्धनीयता से ही जुड़ा एक और गुण है तन्यता। इसका मतलब है कि धातुओं को खींचकर पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। हमारे घरों में जो बिजली पहुंचाने वाले तांबे के तार हैं, वो इसी कमाल के गुण की वजह से तो बन पाते हैं। अब सोने की तन्यता कितनी जबरदस्त है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, सिर्फ 1 ग्राम सोना, जी हाँ, सिर्फ 1 ग्राम सोने से करीब करीब 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है ना कमाल की बात? लेकिन जैसा कि विज्ञान में अक्सर होता है, यहाँ भी कुछ नियम तोड़ने वाले हैं। कुछ बड़े दिलचस्प एक्सेप्शंस, जैसे पारा जो धातु होते हुए भी लिक्विड है, या गैलियम जो हथेली की गर्मी से ही पिघल जाता है, और उधर आयोडीन जो अधातु है पर चमकता है, और ग्रेफाइट वो तो बिजली का कंडक्टर भी है। तो ये सब हमें क्या बताते हैं? यही कि सिर्फ देखकर या छूकर फैसला करना काफी नहीं है। इसके लिए हमें थोड़ा और डीप जाना होगा, इनके केमिकल नेचर को समझना होगा। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज पूरी कहानी नहीं बताते तो फिर क्या बताता है? जवाब है उनका केमिकल बिहेवियर। चलिए देखते हैं कि ये तत्व एक दूसरे के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। और यहीं पर हमें एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलती हैं तो वो बनाती हैं क्षारीय ऑक्साइड, मतलब बेसिक इन नेचर। वहीं दूसरी तरफ अधातुएं बनाती हैं अम्लीय ऑक्साइड, यानी एसिडिक। ये वैसा ही फर्क है जैसे नींबू के रस और साबुन के पानी में होता है। ये एक बहुत ही साफ सुथरी लकीर है जो उन्हें अलग करती है। पर एक मिनट, क्या सारी धातुएं एक जैसे रिएक्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं। पानी को ही ले लीजिए, सोडियम ठंडे पानी में जाते ही जोरदार रिएक्शन करता है। मैग्नीशियम को गर्म पानी चाहिए, और लोहा वो तो सिर्फ भाप से रिएक्ट करता है, और सोना उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो साफ है यहाँ एक हायरार्की है, एक क्रम है, और इसी क्रम से बनती है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। इसे धातुओं की एक पावर रैंकिंग समझ सकते हैं। सबसे ऊपर है पोटेशियम जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और सबसे नीचे है सोना जो सबसे कम रिएक्टिव है। ये लिस्ट बहुत काम की है। इससे पता चलता है कि कौन सी धातु किस केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगी। सोना इतना कम रिएक्टिव है, इतना शाही है कि उसे घोलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन एक चीज है जो ये कर सकती है, एक्वा रेजिया, जिसका मतलब ही है शाही पानी। ये इतना पावरफुल एसिड मिक्सचर है कि ये सोने जैसी धातु को भी अपने अंदर घोल सकता है। अच्छा, तो हमने इन दोनों परिवारों को अलग अलग तो देख लिया। अब सवाल ये है कि जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या होता है? देखिए, केमिकल रिएक्शंस के पीछे एक ही मकसद होता है, स्टेबिलिटी यानी स्थिरता। हर तत्व चाहता है कि उसका बाहरी इलेक्ट्रॉन शेल पूरी तरह से भर जाए, ठीक नोबल गैसों की तरह। बस यही है केमिकल स्टेबिलिटी का सारा खेल। और यहां पर होती है एक परफेक्ट पार्टनरशिप। सोडियम जो एक धातु है, उसके पास एक फालतू इलेक्ट्रॉन है जिससे वो छुटकारा पाना चाहता है, और क्लोरीन एक अधातु, उसे अपना शेल पूरा करने के लिए बस एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है,
और बस दोनों खुश, दोनों स्टेबल। इलेक्ट्रॉन के इसी लेन देन से जो चीज़ बनती है उसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं। इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखते हैं। इसी मजबूत पकड़ की वजह से हमारे घर के नमक को, जो एक आयनिक यौगिक ही है, पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत होती है। तो चलिए अब इन केमिकल प्रिंसिपल्स को लैब से बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि असल दुनिया में हम इन कीमती धातुओं को कैसे हासिल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। जमीन के नीचे से निकालकर एक चमकदार धातु बनाने तक का सफर कई पड़ावों से गुजरता है। सबसे पहले अयस्क यानी ओर को जमीन से निकाला जाता है। फिर उसमें से फालतू पत्थर, जिसे गैंग कहते हैं, उसे हटाया जाता है। इसके बाद केमिकल प्रोसेसेस से धातु को उसके कंपाउंड से अलग करते हैं और आखिर में उसे पूरी तरह शुद्ध किया जाता है, जिसे हम रिफाइनिंग कहते हैं। धातु की रिएक्टिविटी का एक धमाकेदार उदाहरण है थर्मेट रिएक्शन। इसमें होता क्या है कि ज्यादा रिएक्टिव एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड में से आयरन को उसकी जगह से हटा देता है और इस प्रोसेस में इतनी जबरदस्त गर्मी निकलती है कि लोहा पिघल जाता है। इसी पिघले हुए लोहे का इस्तेमाल रेलवे की पटरियों को जोड़ने जैसे मुश्किल कामों में किया जाता है। पर हम हमेशा शुद्ध धातु ही इस्तेमाल नहीं करते। अक्सर हम उन्हें मिलाकर कुछ बेहतर बनाते हैं, जिसे कहते हैं मिश्र धातु या एलॉय। ये दो या दो से ज्यादा तत्वों का ऐसा मिक्सचर है जिसे खास गुण पाने के लिए डिजाइन किया जाता है, जैसे ज्यादा मजबूती या जंग से बचने की ताकत। हमारे किचन में जो स्टेनलेस स्टील है ना, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और पुराने जमाने की मेटलर्जी कितनी एडवांस थी, इसका एक जीता जागता सबूत है दिल्ली का लौह स्तंभ। सोचिए, 1600 साल से भी ज्यादा हो गए और ये 6 टन का स्तंभ खुले में खड़ा है, पर इस पर आज तक जंग नहीं लगा। ये प्राचीन भारतीय धातुकारों के कमाल के हुनर की कहानी कहता है। ये कोड इस स्तंभ के महत्व को और भी बढ़ा देता है। ये सिर्फ कोई पुरानी चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल मार्वल है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और ये हमें भविष्य की तरफ ले जाता है। जैसे पुराने लोगों ने जंगरोधी लोहा बनाया, वैसे ही आज हम एलॉयज की मदद से बिल्कुल नए नए गुणों वाले मटेरियल्स बना रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है, वो कौन से नए मटेरियल्स होंगे जो हमारी आने वाली दुनिया को, हमारे भविष्य को आकार देंगे।